नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मुरैना विधानसभा सीट पर रघुराज सिंह कंसाना ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रुस्तम सिंह को 20,894 वोटों से हराया था। कंसाना तब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। बीजेपी को शिकस्त देने वाले रघुराज कंसाना अब चुनाव की जंग में खुद बीजेपी से मैदान मारने के लिए उतरे हैं। वही कांग्रेस की ओर से उनके सामने राकेश मवई हैं और बसपा से रामप्रकाश राजौतिया हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यहां मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। बसपा के मैदान में होने से बीजेपी और कांग्रेस की जीत की जो यह राह है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अरविंद सिंह चौहान। अरविंद जी, क्या कहता है वहां का सियासी गणित? शिवम इस वक्त हमारे साथ हैं रामप्रकाश राजौतिया, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर अगर बात करें शिवम, तो मुख्य मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है और भाजपा और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है, तो वहीं रामप्रकाश राजौतिया भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और जो मतदाता संख्या है वो लगभग 2,53,000 की है। और इससे पहले भी रामप्रकाश राजौतिया चुनाव एक बार कुल 1700 वोटों से हारे थे। इस बार चुनावी मैदान में फिर भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? जीत का आधार क्या है आपके? ये चुनाव जीत का आधार सिर्फ लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, विधायकों ने या विधायकों की जो खरीद फरोख्त कहेंगे, और तो कोई कारण नहीं हो सकता। सेवा करनी थी तो 22 विधायक थे, कौन रोकता है इनको सेवा करने से? पर इनने कांग्रेस अपने संभाल नहीं पाई या उन्होंने बिकवाली की और भाजपा ने उनको खरीदने का प्रयास किया और वो सफल हुए। तो लोकतंत्र को जिसकी हत्या जिस तरह की है दोनों पार्टियों ने मिलने, ये दोनों दोषी हैं जनता की नजर में। और इस बार दोनों पार्टियों को कड़ी जनता सबक सिखाएगी और तीसरा विकल्प चुनेगी और बसपा चुनेगी। सर, क्या देखते हैं आपको? विकल्प का अगर चुनेगी तो बसपा चुनेगी, चलो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। दल बदल का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है? बात दल बदल के मुद्दे की ज्यादा नहीं है, बात है भ्रष्टाचार की। जो चुनी हुई सरकार को खरीदना। भाजपा लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस अपने लोगों को भरोसे में नहीं रख पाई या पता नहीं क्या वायदे किए होंगे, लेकिन जो सरकार ने वोटर से वायदा किया था उसको वो नहीं निभा पाई। और एक महाराजा साहब जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने एक ड्राइवर से चुनाव हार गए, उन्हें राज्यसभा पहुंचना था। तो राज्यसभा पहुंचने के चक्कर में या तो ये खरीद फरोख्त हुई है या 22 विधायकों। अरे निश्चित हुआ है, एक पार्षद इस्तीफा नहीं दे सकता बिना जायज कारण। केवल ये कि महाराज साहब कहेंगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, ये समझ का लोकतंत्र में वोट तो लोगों ने दिया है, महाराज साहब ने थोड़ी दिया है। वोट लोगों ने दिया है, पर ये तो गुलामी की पराकाष्ठा है। जो गुलामी कभी हुआ करती थी वो आज भी महाराज साहब अपने यहाँ गुलामों को पाले हुए। बड़ा अहम सवाल है आपका जो विधानसभा क्षेत्र है। मैं करीब 15 दिन से मैं आपके यही चंबल अंचल में हूँ। 6 विधानसभा सीटें हैं आपके मुरैना क्षेत्र में और 5 में उपचुनाव होने जा रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव से कह सकते हैं, और पूरे देश का कह रहे हैं, कभी आज तक इतना बड़ा उपचुनाव नहीं हुआ है। मुद्दे कर्ज माफी को आप कैसे देखते हो? साथ में मुद्दा कहीं मुद्दा विहीन इस बार यहाँ पर चुनाव हो रहा है, मुद्दे सामने नहीं आ रहे हैं। टिकाऊ नहीं बिकाऊ चाहिए, गद्दार नहीं खुददार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मुद्दा कहाँ है? भाई मुद्दा तो मुर्दा हो चुके हैं, जितने भी मुद्दे थे वो तो खत्म हो गए। आप देखिए मुरैना में आप घूम रहे अगर 15 दिन से, एक सड़क नहीं बची बिना खुदी। आप यहाँ पर पता है कि 30% परिवारों में श्वास अस्थमा और टीबी के मरीज हो गए। ये नाकारा भाजपा और कांग्रेसी सरकारें और नाकारा नगर निगम जो भाजपा का है, उसने ये हालत कर दी है कि न तो डॉक्टर ढंग से बैठ पा रहे हैं, न दवाइयां मुहैया हो रही हैं, और हर घर में लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई। स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की, कानून व्यवस्था की, यहाँ पर अघोषित नक्सलवाद, पैरेलल सरकार चलती है लोगों की, दबंगों की। शिक्षा माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया ये हावी हैं, और शासन और प्रशासन घुटने के बल बैठ के इनके यहाँ हाजिरी लगाते हैं। हम बात कहें आपसे, रविंद्र ने बहुत अच्छा सवाल दिया है, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। चंबल अंचल की बात करें, हम पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, तो यहाँ बागी पैदा क्यों होते हैं? आप काफी वरिष्ठ हैं,
हमसे तो बड़े सैनिक है। हम ये जानना चाहते हैं, डकैत हुआ करते थे, समझ में आता है, बागी यहाँ पैदा होते हैं, तो क्या यही कारण रहे हैं? बागी की बात अलग थी। बागी आज कह सकते हैं कि मानसिकता बागियों की हो गई है, विचारधारा की बगावत है। उनके उसूल हुआ करते थे, बागियों के उसूल हुआ करते थे, वो किसी की बहन बेटी की तरफ देखते नहीं थे। नहीं, मैं विचारधारा की बगावत कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ लोग बहुत सारे परेशान हो रहे हैं और आपको निश्चित तौर पर झुंझलाहट आती होगी, तो ये बगावती कहेंगे ना, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सामने देख रहे हैं हत्याएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। झुंझलाहट होती होगी ना, झुंझलाहट होती है, इसी से निकलता है। नहीं, ये हाँ, जो बागी का असली शब्द है, हाँ, बागी का असली शब्द है, वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारधारा की बगावत की बात कर रहा हूँ। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें वहाँ निश्चित तौर पर बगावत। देखो साहब, हम बाबा साहब की विचारधारा के आदमी हैं और उस विचारधारा में कहीं भी हिंसा की और भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। और ये 22 विधायकों की मंडी लगी बेंगलोर में, उसके बाद इन्होंने एक प्रयास किया वहां पर राजस्थान में गेम खेलने का, पर वो कैसे भी सचेत हो गए कांग्रेस वाले, वो बच गया। पर कब तक बचेगा? ये खरीद फरोख्त हुई है। लोगों का विचार ये है कि वोट दें या ना दें, पर जब वो लोगों को साफ चेहरे दिखाएंगे, विकल्प दिखेगा, लोग मतदान भी करेंगे और इनका तिरस्कार भी करेंगे दोनों पार्टी का। अभी एक आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है, भाजपा ने आरोप लगाया है, क्योंकि यहाँ मुरैना में त्रिकोणीय संभावना है और त्रिकोणीय बिल्कुल फाइट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल आपको लाइव टीवी कह रहा हूँ। आरोप यह है कि बहुजन समाज पार्टी में कहीं न कहीं जो टिकट मिलते हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा होता है, खरीद फरोख्त होती है। जी जी, ये उनकी मानसिकता है। बाकी जोरा में मुझे कह सकते हो कि मैंने ऐसा किया होगा, पर जोरा में जो प्रत्याशी बहन जी ने दिया है उसके पास डीजल डलाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल उसके उसके पास कुर्ते भी समाज ने चंदे से बनवाए हैं। मैं भी आता हूँ, मुझे 100, 200, 500 रुपए लेके कम से कम 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ये रोज मिलता है नारियल के साथ में। अच्छा। हाँ, उससे मेरा डीजल चल रहा है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि पब्लिक चुनाव लड़ेगी तो क्यों नहीं जीतेगी? तो अब पिछली बार हारने का क्या कारण था आपका? बात 1700 वोटों से, आप कितने वोटों से हारे थे? 1704 वोट से हारा था मैं। क्या कारण था? भाई हारने का कारण तो लोकतंत्र हिसाब की भाषा में दीजिए कि मुझे लोगों ने वोट कम निकले, कम मिले वोट, इसलिए हार गया। या कन्वेंस नहीं कर पाए आप कांग्रेस भाजपा के खिलाफ? नहीं, कन्वेंस ने तो नहीं किया, कन्वेंस पूरा किया, पर कांग्रेस ने सरेंडर किया अपने आप को। अच्छा। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई और यही इस उपचुनाव में होगा। जहां बसपा जीतने की कोशिश करेगी वहां पर भाजपा कांग्रेस में से एक की जमानत जब्त होगी। वो कैसे भी बसपा को रोकने का प्रयास करेंगे, पर वोटर इस बार इसको नहीं होने देगा। डिप्रेशन इतना आएगा कि भाजपा और कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएंगे, तब भी बसपा की जीत होगी। अभी आरोप ये लग रहे हैं कि भाजपा को डिफीट देने के लिए बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, क्योंकि बसपा का जो मतदाता है वो कांग्रेस का मूलभूत मतदाता है, वो बसपा को मिलता है। आप ये बताइए कि आरोप है? नहीं, आरोप है, उनका अच्छी मानसिकता है। आप ये बताइए कि भाजपा ने जीत के लिए रामप्रकाश राजौरिया को या सोनेराम कुशवाहा को उतारा, तो कहीं आपको दिख रहा है कि इनकी एक तरफा जीत हो रही है? ये सब भ्रामक बातें हैं। यहाँ वोटर ने, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि रामप्रकाश राजौरिया जी को लाएं और उनके संघर्ष को, सोनेराम जी के संघर्ष को याद किया और माननीय बहन जी तक ये सब बातें पहुंची, तो हमारी पार्टी में पुनः वापसी भी हुई और माननीय बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया। तो चैनल के माध्यम से मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कोई अब जैसे इनके बराबर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है भाजपा का, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता यहाँ गोविंद सिंह वगैरह बराबर प्रचार कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि आपका कोई लीडर आने वाला है या आप अकेले बिल्कुल इन दोनों लोगों से लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं? देखिए, हमारे बहन जी नेता हैं और संगठन हमारा इतना मजबूत है कि एक एक कार्यकर्ता इनके मुख्यमंत्रियों से तगड़ा है। अच्छा। हाँ, तो हाँ, उनका आत्मबल देखिए, जो बासी रोटी खा के जेब में रख के ले जाता है, अपना संघर्ष कर रहा है। और इनके लिए तो तमाम सारी एसी की व्यवस्था चाहिए, इनके कार्यकर्ता को चाहिए। यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल भूखा रह के, पानी पी के अपना काम कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका सलाम करता हूँ। सर, एक बड़ा सवाल उठता है, अगर यहाँ की बात करें, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और मैंने देखा पिछली करीब 15 दिन से बराबर मैं देख रहा हूँ, सर यहाँ जातिगत राजनीति बहुत हावी है। ठाकुर को चाह रहा है पंडित, क्योंकि अगर बात करें यहाँ मुरैना की, तो यहाँ भी जातिगत राजनीति बहुत हावी है और दिमनी विधानसभा क्षेत्र में और जोरा विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा है। इस बात को लोग स्वीकार नहीं कर रहे प्रत्याशी, लेकिन अंदर खाने से खबरें हैं कि जातिगत राजनीति बहुत हावी है।
भाई ये तो आप चौथा स्तंभ है, कुछ भी सोच के ला सकते हैं। नहीं सर, ये मैं देखा है। आप ये बताइए कि जातिवाद की राजनीति होती तो रामप्रकाश राजौरी के साथ सिर्फ ब्राह्मण समाज के 1000, 2000, 10,000, 20,000 ये आदमी होते। हाँ देखो, देखा भी मैंने, बातचीत कर रहा था तो कोई शर्मा था, कोई डंडोत के खड़े थे, बार मेरी बातचीत उनसे हुई। और आप इस समय रात को अगर आपने पूछा होगा तो यहाँ पे कुशवाहा भी होंगे और हमारे दलित भाई जाटव समाज के भी होंगे, सब हैं। आप दिन में आइए, आप इस फर्श की हालत देखिए, दिन में 2 बार पहुंचा लगता है। यहाँ पर 2000 आदमी का आना जाना रहता है और मेरे ख्याल से सभी जातियां, और जो प्रत्याशी हैं दोनों जाति, सबसे बड़ी बात यह है दोनों जाति की, जो दोनों प्रत्याशी दोनों कांग्रेस बीजेपी के, उनके नजदीकी रिश्तेदारों की पोलिंगों पे चमत्कारिक वोट निकलेंगे। वो लोग भी इनसे अतरा गए, कहना चाहिए इनसे परेशान हो गए हैं कि वोट इनको दें, फिर इनके लिए माला लेके घूमे और माला सूख जाए, इनके दर्शन नहीं हो। एक विकल्प है रामप्रकाश राजौरी मास्टर का, शिक्षक का, कि वो कहीं भी साइकिल पे या स्कूटर पे मिल जाता है, तो क्यों ना ऐसे आदमी को चुने। तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी यहाँ पर मतलब क्रांति आने वाली है। अगर बात करें ग्वालियर अंचल में 16 विधानसभा सीट है, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वो आपकी हर जगह प्रत्याशी है। आपको क्या लगता है कि कितने प्रत्याशी आप यहाँ से निकलने की संभावना है, या हर जगह फाइट महसूस करते हैं? देखिए, कांग्रेस को जीतने के लिए 28 सीटें चाहिए। बिल्कुल चाहिए। नहीं, अब तो एक और चाहिए, सुनो, और चलेगी। सुनो, 28 चाहिए, 28 चाहिए कांग्रेस को जीतने के लिए। अब कांग्रेस को जीतने के लिए 28 चाहिए और भाजपा को जीतने के लिए 9 या 10 जो चाहिए वो चाहिए। अब जो सर्वे आ रहे, क्या कांग्रेस 28 की 28 जीतेगी? ठीक है, लोकतंत्र है, पब्लिक दे देगी तो जीत जाएगी, वोट पब्लिक देगी। और भाजपा के जितने भी सर्वे हुए हैं, इनकी नींदें आराम हो रही हैं। महाराज साहब जो श्रीमंत हुआ करते थे, फोन लगा के एक एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, भाई कैसे हैं, लॉकडाउन में कोई दिक्कत तो नहीं रही, परिवार सुखी से है। तो ये बदलाव आया, ये बदलाव आने के बाद भी वोटर ने ये कह दिया कि तब से कहां गए थे 50 साल से कांग्रेस के नेता। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे से ऊपर नीचे की लड़ाई लड़ रही हैं, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है। आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं, भाजपा से या कांग्रेस से? यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न है, अब इसका तो जनता जवाब देगी। आपको क्या लगता है? हर बार जनता जवाब देगी, आप भी तो देंगे। इस बार मैं फिर कह रहा हूँ जो सरेंडर हो जाएगा इनमें से, जो बचेगा उससे मुकाबला होगा। हाँ। एक की जमानत जब्त होगी, किसी के भी हो, और बाकी मुकाबला हमसे होगा। अच्छा, चलिए, अपील क्या करते हैं आप लोगों को? अपील ये करते हैं कि किसी भी तरह संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और चुनाव आयोग की मंशा पूरी करने के लिए निर्भीक होकर मतदान करें, 100% मतदान करें और बदलाव देखें। इस बार मैं ये कहने वाला हूं कि इनकी दोनों की मंशा पूरी नहीं हुई, इनकी पूरी 4 सीटें वो बता रहे हैं और 28 उनकी पूरी नहीं हुई, कहीं न कहीं बसपा तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगी और बसपा उभरेगी। तो ये पक्की बात है, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और इसका निर्णय माननीय बहन जी करेंगे। एक हमारा आखिरी सवाल आपसे लेता हूं मैं, आपको लोग लाइव देख रहे हैं, अभी हमारे चैनल पे लाइव चल रहे हैं। अगर आपको जनता यहाँ से चुनती है, सबसे पहला आपका काम क्या होगा? इसके बाद हम आपका फिर इंटरव्यू लेने आएंगे जीतने के बाद, क्योंकि मुझे लेना ही है, विधायक बनेंगे, फिर आप विधायक राजौरी से कल के बात करेंगे। अभी तो एक आप उम्मीदवार है, तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता हर मंच से कहता हूँ कि वोटर के और मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। विकास के लिए ये बात होगी कि कहीं का भी मुद्दा होगा, सड़क पे बैठ के उस एरिया की आवाम बैठेगी, वो तय करेगी हमें क्या करना है। उसकी लड़ाई हम कानून से ज्ञापन देके संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी कलम में ताकत दे देगी पब्लिक और जनता, तो तत्काल वहीं की वहीं फैसला होगा और सड़क पर फर्श बिछा के सभी निर्णय होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ थे रामप्रकाश राजौरिया। सबको देखा बार बार, इनको देखो एक बार। इससे पहले वो चुनाव मैदान में आ चुके हैं, मात्र 1700 वोटों से शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार शायद ये जो उनका सफर है वो खत्म हो जाए। हमारी भी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुरैना में त्रिकोणी मुकाबला हो रहा है, जिसमें रामप्रकाश राजौरिया 33% की लीड रखे हुए हैं। 33% के तीनों हैं। 1% वोट जैसे ज्यादा मिलेगा वही मुरैना का सिकंदर होगा। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस बार मुरैना अंचल के साथ साथ मुरैना जो जिला है पूरा, वहां 5 विधानसभा सीट है और 5 पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता के संग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।